नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज से नए अंदाज में आपके अधिकार, आपका हक, आपका सवाल आज हम उठाएंगे हल्ला बोल में। एक नए अंदाज में आपको शामिल करेंगे हल्ला बोल के साथ, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, एसएमएस के जरिए हम मंगाएंगे मुद्दे पर आपके सवाल और आपके सवालों को हम शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में, ताकि मुद्दा सिर्फ स्टूडियो का ना रह सके, मुद्दा आपका बन सके। कई खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ेंगे, लेकिन आज का बड़ा मुद्दा जो हम कह रहे हैं हल्ला बोल में वो ये है कि अब हाथ नहीं आएगा जाकिर नाइक। ये इसलिए हो रहा है कि अब तो सस्पेंस बन गया है कि वही जाकिर नाइक जो सबको भड़का रहा था, आखिर अब हिंदुस्तान नहीं लौट रहा है, तो कैसे उस पर हम कर पाएंगे काबू। जाकिर नाइक पर टकटकी लगाई बैठी जांच एजेंसियों को आज उस वक्त बहुत बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा जब जाकिर ने भारत आने का प्लान गच्चा कर दिया। एजेंसीज जाल बिछा इंतजार करती रही और जाकिर ने ऐन वक्त में अपना पूरा इरादा ही बदल दिया। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। अपनी तकरीरों को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर आए जाकिर नाइक ने गच्चा दे दिया है। नाइक ने मुंबई लौटने का प्लान रद्द कर सरकार की सांसद बढ़ा दी है। जाकिर नाइक सऊदी अरब गया हुआ है। आज उसे मुंबई लौटना था। सुबह 8 बजे सऊदी अरब की फ्लाइट से जाकिर को आना था। सीआईएसएफ और मुंबई पुलिस दोनों जाकिर को लेकर अलर्ट थी। ऐन वक्त पर जाकिर ने भारत लौटने का प्लान कैंसिल कर दिया। जाकिर मुंबई आने वाले फ्लाइट में बैठा ही नहीं। जाकिर मुंबई लौटते ही 12 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, लेकिन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने बयान जारी कर जाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने की जानकारी दी। यानी कि जाकिर अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर फिलहाल जुबान बंद करना चाहता है, लेकिन उसके शुभचिंतकों की बयानबाजी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी खुलकर जाकिर की तरफदारी पर उतर आए। जाकिर के भारत न आने के पैंतरे ने जांच एजेंसियों की तैयारियों पर पानी फेर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या जाकिर जांच से डर गया, और ये भी कि अगर जाकिर भारत नहीं लौटा तो उसे गिरफ्त में कैसे लिया जाएगा और उसके खिलाफ आरोपों की जांच कैसे हो पाएगी। Whatever step government is going to take is to be taken by the agencies. The Home Minister has already made a statement that the matter has been closely monitored and Home Ministry is looking into the issue. Now the kind of action is going to be taken is something which I cannot make an announcement. जाकिर नाइक अगर सही है तो उसे सामने आना होगा। उसे देश की न्यायिक व्यवस्था के भीतर ही अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। जांच से भागने की हर कोशिश उसके ऊपर लगते आरोपों को ताकत देगी। लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय एजेंसियों के हाथों से निकल गया जाकिर नाइक। सवाल यही है कि अगर अब हाथ नहीं आएगा जाकिर नाइक तो कहां पर हुई चूक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और यह भी पूछेंगे कि हिंदुस्तान के नेता जो प्रशंसा कर रहे हैं अबू आजमी की तरह, आखिर उसके पीछे जो राजनीति है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सके। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जावेद आनंद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, और खास मेहमान शाहिद सिद्दीकी साहब जो कि प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी विकास मंच और एडिटर हैं नई दुनिया उर्दू के। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी आपके सामने ये सवाल रखूं, क्योंकि अब लगभग साफ दिखाई दे रहा है कि हाथ नहीं आएगा जाकिर नाइक। सस्पेंस बन गया है, आने वाला था अब नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे? देखिए, जहां तक सरकार का प्रश्न है तो सरकार इस विषय के ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ, बगैर किसी पूर्वाग्रह के, एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन यानी एक वस्तुपरक जांच कर रही है। हाँ। और उसके अनुसार जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वह सरकार करेगी। उनका वापस न आना अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार यह कहीं ना कहीं संदेह को और गहरा करता है कि इसका अर्थ यह हुआ कि उनको इस बात का आभास लग रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, जिस कारण से उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए अंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण के दो पक्ष हैं। एक है तकनीकी और प्रशासनिक पक्ष, यानी तकनीकी आधार पे क्या होगा और प्रशासनिक आधार पे सरकार क्या निर्णय लेगी। दूसरा है नैतिक और राजनीतिक पक्ष।
तो महत्वपूर्ण बात यह है कि नैतिक और राजनीतिक पक्ष पर सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। क्योंकि तकनीकी पक्ष तो एक निश्चित व्यवस्था और प्रावधान के अनुसार चलता है, राजनीतिक पक्ष पे तो आप स्वतंत्र हैं अपना विषय लेने के। जहां तक हमारा मानना है, हम ऐसे किसी भी कट्टरवादी व्यक्ति को जो कि जिसके की बयानों से भारत में परोक्ष रूप से भी घृणा फैलती हो, हम उसकी अनुमति नहीं देना चाहते। प्रश्न उनसे पीछे जो लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आते। अखिलेश प्रताप सिंह जी। अंजना, आप देखो, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है इस देश के संविधान की हिफाजत करते हुए देश को चलाने की, वो दूसरे पे थोप रहे हैं। अभी कहा कि उपयुक्त कार्रवाई करेगी सरकार। उपयुक्त कार्रवाई तो हम लोग देख रहे हैं ललित मोदी में, उपयुक्त कार्रवाई तो देख रहे हैं हम लोग मिस्टर माल्या में, इस पे भी उपयुक्त कार्रवाई देखी जाएगी। यदि कहीं किसी ने संविधान का उल्लंघन किया है और इतनी बड़ी सूचनाएं आई हैं, 2 साल से ये सरकार हुकूमत में है, इस सरकार का इंटेलिजेंस इनपुट क्या था? नहीं, अबू आजमी क्या कर रही थी? हाँ, सिर्फ बात। ठीक है, नहीं, दिग्विजय सिंह चूंकि साथ दिखे तो मैं एक बार सोच रही थी अखिलेश जी आपसे क्लियर कर लूं, अबू आजमी जैसे लोग जाकिर नाइक की प्रशंसा कर रहे हैं, आप लोग किधर खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी किधर खड़ी है? आप भी चाहते हैं कि जाकिर नाइक के खिलाफ एक्शन हो? ये आपको बताना पड़ रहा है, ये अभी समझाना पड़ रहा है, तो इसलिए बड़ा अजीब सा लगता है। जो इस देश संविधान अखंडता संप्रभुता के अगेंस्ट है, मानवता के अगेंस्ट है, उसके साथ कोई भी साक्ष्य है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। उसके ये काम है उस व्यक्ति का और सरकार का कि वो चीजें अपने आप को स्पष्ट करे। ठीक है, वो व्यक्ति जहां पे भी है उसे सरकार लाए, उसका जो क्या चीज है, जो भी आरोप लग रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, उसका दूध का पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, शाहिद सिद्दीकी जी, सरकार का, सरकार को करना चाहिए। ठीक है, शाहिद सिद्दीकी जी, अबू आजमी जैसे नेता प्रशंसा क्यों कर रहे हैं जाकिर नाइक की, क्या समझ में आता है? देखिए, वो तो अबू आसिम उसका जवाब देंगे। मैं तो इनकी जाकिर नाइक का विरोधी बहुत पहले से रहा हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, बांग्लादेश सरकार ने क्या कहा है, बल्कि इसलिए कि उनकी जो लॉजिक है वो भारत में जो मुसलमान रहता है, भारत में जो इस्लाम है, उसके खिलाफ है वो लॉजिक। और वो लॉजिक क्या है? हमने यहां सबके साथ मिलके जीना सीखा है, मरना सीखा है, एक दूसरे के गम और खुशी में जीना, शरीक होना सीखा है। ये जो बात करते हैं, ये दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात करते हैं, इनकी जो लॉजिक है। और मैं आइडियोलॉजिकली, विचारधारा के रूप में इनका विरोध करता हूं। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो कानून से ज्यादा, और आप उन्हें पकड़े नहीं पकड़े उससे कहीं ज्यादा आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। आइडियोलॉजिकली इन लोगों को किनारे करना बहुत आवश्यक होता है, वरना आप जेल में डालने ही हीरो बन जाती हैं। आप इन्हें मार भी दें तो ये जिंदा रहते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर आप इनको खत्म कर देते हैं तो ये जिंदा रहकर भी जो है असर नहीं डाल पाते। जी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई इसी तरह से होगी जो देखिए, ये ऐसे होगा कि जो लड़ाई हम आज तक करते आए हैं, यानी आप ये देख लीजिए कि इन्होंने 2008 में यूपी में करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के मुसलमान उलमा ने, उस वक्त मायावती थी मुख्यमंत्री, उनसे कहा कि इनको नहीं आने दिया जाए यहाँ पर, इनकी यहाँ पर जो है वो मीटिंग ना होने दी जाए, नहीं होने दी गई। अब कश्मीर में तरीन साहब वहाँ वाइस चांसलर थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इनको लोग बुलाना चाहते थे, वाइस चांसलर ने कहा कि हम नहीं बुलाने देंगे। ये आज से 10 साल पहले की बात है। तो मुसलमान के बीच में तो इनके खिलाफ आमतौर पर आइडियोलॉजिकल लड़ाई चली है। ये आदमी तो वेब के जरिए, मुसलमानों का जो धर्म नहीं जानता, जो ये आदमी तो इंटरनेट के जरिए फैला हुआ है, वहां पर कैसे नियंत्रित कर सकेगा कोई? वहां पर आप कितने वीडियोस इसके यूट्यूब पर जाकर सबको रोकेंगे? इंटरनेट वही ये छाया हुआ है। मेरा कहना यही है, टीवी की स्ट्रीमिंग या चैनल आप रोक सकते हैं। हम जी हम लोग तो उसको बंद करना चाहिए। और हम लोग लड़ाई लड़ते रहे मदरसों के खिलाफ। ये आतंकवादी सोच मदरसों से नहीं आ रही है। आतंकवादी सोच ये जो मॉडर्न सो कॉल्ड मुसलमान है, मॉडर्न हिंदू है, जो धर्म नहीं जानता, टेक्नोलॉजी जानता है, वो जो है आधे धर्म से, जिसको कहते हैं नीम मुल्ला नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, तो ये लोग जो हैं ये कोट करते रहते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये आत्मा नहीं जानती, इनके पास विजडम नहीं है, इनके पास
कंटेंट नहीं है इनके पास, पैकेजिंग है, पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं जाकिर नायक। बहुत सही कहा, जो आज का मॉडर्न लड़का है, बहुत सही कहा, 16-18 साल का लड़का है, टाई उसको बड़ा लगाना इंप्रेस करती है और फर्राटे की अंग्रेजी पैकेजिंग से बिक रही है। 2 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है पैकेजिंग से, बिकती है पैकेजिंग से, और अच्छी चीज जो है उसको खरीदने को लोग तैयार नहीं होते क्योंकि पैकेजिंग अच्छी नहीं है। जावेद आनंद, जाकिर नायक की पैकेजिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। ये पैकेजिंग कैसे बंद होगी जावेद आनंद जी? ये पैकेजिंग अंजना जी हम लोग तो कैसे करेंगे, ये तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बैन इस पे लगने से जो है तो यूट्यूब पे इनकी कितनी टीवी वीडियोस बंद की जा सकेंगी मुझे पता नहीं, मगर मैं शाहिद सिद्दीकी साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इनसे एक तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है, और ये लड़ाई चल भी रही है। अभी 3 दिन पहले भी जो है तो शाही इमाम कलकत्ता की जो है उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में इनके बारे में बातें की है। लेकिन इस देश की सच्चाई अबू आजमी जैसे नेता भी हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक सेकंड जावेद जी आपको रोक रही हूं सर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफ्रीका भागने की तैयारी कर रहा है जाकिर नायक, इस तरह की खबर आ रही है। अफ्रीका भागने की कोशिश वो कर सकता है, तैयारी उसकी यही है, क्योंकि याद रखिए अब वो समझ चुका था। एक तरफ उसके वीडियोस उठा लीजिए जो यूट्यूब पर है, और फिर दूसरी तरफ वो वीडियो देखिए जो अब सब कुछ सामने आने के बाद वो भेज रहा है। उन वीडियोस में वो आतंक के हर स्वरूप की निंदा करता है। इन वीडियोस में मुस्कुराते मुस्कुराते कह देता है कि अगर अमेरिका दुश्मन है तो उस दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाना सही है। जाकिर नायक भाग रहा है देश से, देश के कानून से। उसे हिंदुस्तान आना था, लेकिन पहले वो पीछे हटा, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, फिर कहा कि स्काइप से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा सकती है, और अब इसके बाद वो देश आने से ही पीछे हट गया है। सस्पेंस बना हुआ है और अफ्रीका भागने की तैयारी कर रहा है। जावेद जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जिसके बाद सुधांशु जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे इस पर। जावेद जी मैं ये कह रहा था कि ये शब्दों से खिलवाड़ बड़े जमाने से कर रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ पे जितने भी शांति प्रेमी देशवासी हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो सब साझी विरासत की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वगैरह वगैरह। जाकिर नायक के जितने सारे स्पीच है पिछले 10 साल 15 साल में, वो दूसरे धर्मों को नीचे दिखाना, दूसरे धर्मों के बारे में यहाँ तक कि घृणा पैदा करने की भी नौबत आ सकती है। आप अगर किसी मुसलमान ने मेरी क्रिसमस कहा तो वो गुनाह, अगर किसी मुसलमान ने जो है तो गणपति का प्रसाद खाया तो वो बहुत बड़ा गुनाह। इस तरह की बातें। बामियान बुद्धा को तालिबान ने तोड़ा तो बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वो जो है तो बुद्धिस्टों को सबक सिखा रहे थे, एजुकेट कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि गौतम बुद्ध भगवान जो है तो वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी इनकी जो है तो बातें हैं जो आतंकवाद पे आप नहीं बोल रहे, वो ओसामा बिन लादेन की भी प्रशंसा करता है। मुसलमान उसका जावेद जी वो ओसामा बिन लादेन की भी प्रशंसा करता है, वो कहता है कि हर मुसलमान को आतंकी बनना चाहिए। मैं वहां पे आता हूं, मैं वहां, हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं कभी ओसामा बिन लादेन से मिला नहीं हूं। एक मिनट, मैं ओसामा बिन लादेन से कभी मिला नहीं हूं, मैं उनको नहीं जानता हूं, मगर अगर ही इज फाइटिंग द एनिमीज ऑफ इस्लाम, अगर वो इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, इफ ही इज टेरराइजिंग टेररिस्ट अमेरिका, देन आई एम फॉर हिम। अगर वो अमेरिका को टेरराइज कर रहे हैं तो हम अमेरिका के, तो हम उनके साथ सहमत हैं। ये जरा सोचिए कि इस तरह की बात करने से एक नौजवान मुसलमान के मन में वो किस तरह से इसको समझेगा, इंटरनलाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने किसी बांग्लादेशी मुस्लिम यूथ को या इंडियन मुस्लिम यूथ को कहा कि नहीं कहा कि तुम आईएस ज्वाइन करो, मगर ये जो विचारधारा, इस तरह की जो बातें हैं, शब्दों से खिलवाड़ है, ये जो है तो जहर बोने का काम कर सकती हैं। ये शख्स उकसाता है, और ट्विटर के जरिए #हल्ला बोल आप अपने सवाल भेज सकते हैं आज तक पर। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद सुधांशु जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि #हल्ला बोल @आजतक करके इस मुद्दे पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यहां पर पिटारा तैयार है, जो सवाल आ रहे हैं वो सभी सवाल हम यहां पर रख रहे हैं, और इसमें से फिर हम उठाएंगे एक सवाल अगले सेगमेंट में। आपका नाम, आपका सवाल, और नेताओं से लेंगे जवाब। फौरन लौट रहे हैं। आप देख, जैसा हमने आपको बताया था, आज से हल्ला बोल में हम दर्शकों के सवाल भी शामिल कर रहे हैं, और एक सवाल जो कुछ ही देर पहले एक जैसे सवाल आते हैं हम इसमें डालते हैं। एक सवाल है अनुराग त्यागी का कि क्या बीजेपी की सरकार जाकिर नायक की संपत्ति को सीज करेगी?
ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। जो पहली प्रतिक्रिया होती है ऐसे किसी भी जांच में, एफआईआर तक अभी आपने दाखिल नहीं की है जाकिर नाइक के खिलाफ। सऊदी अरेबिया के साथ एक दोस्त देश के रूप में छवि है और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को भी लेकर पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री गए थे बातचीत आगे बढ़ी थी। क्यों इतने दिन तक कुछ नहीं किया है? आप लोगों ने कह रहे हैं कि गलत है, देश के खिलाफ है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, जहां तक कार्रवाई का पक्ष है, मैंने यह बात स्पष्ट किया कि वह तकनीकी और कानूनी आधार के ऊपर होगी। सरकार इस पूरे प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद सभी संबंधित पहलुओं की छानबीन कर रही है और वह इस विषय पे साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद उचित कार्रवाई करेगी। सर, एफआईआर और या मैं आपको सुनिए, प्रॉपर्टी सीज करने का सवाल जो एक आम नागरिक पूछ रहा है ट्विटर के जरिए, देखिए बहुत बात का आता है। ये आप व्यवहारिक दृष्टि से समझना चाहिए। जब हम केसेस को प्रूव कर लेते हैं और उनके खिलाफ एविडेंसेस लाकर कोर्ट में एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तब प्रॉपर्टी सीज होने की बात आती है। मगर मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहूंगा, अभी जावेद आनंद साहब ने बहुत सारी बेसिक है ना, एफआईआर तो बेसिक है, वो क्यों नहीं दर्ज हुई है अभी तक? देखिए, एफआईआर भी दर्ज होगी, परंतु सारे लीगल फैक्ट्स एंड एविडेंस के बाद। हम लोग कोई काम इस ढंग का नहीं करना चाहते जैसे इनके जमाने में था कि ललित मोदी का भी उल्लेख अखिलेश जी ने किया, तो पासपोर्ट तो इंपाउंड कर लिया और कोर्ट में वो धड़ाम से गिर गए और पूरी तरीके से सरकार कोर्ट में हार गई। और कोर्ट ने अपने एविडेंस में लिखा कि एक भी एविडेंस सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसके चलते हुए उसका पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए था। तो इस प्रकार की कोई आवेगात्मक कार्रवाई यानी इंपल्सिव एक्शन हम लेने वाले नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जावेद आनंद जी ने अभी कई सारी चीजों का उल्लेख किया कि उनके जमाने में ये होता था, मगर हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा कि जाकिर नाइक तमाम ये काम करते रहे और फिर एएमयू के बोर्ड के सम्मानित सदस्य हो गए आपके दौरे हुकूमत में। देखिए, इनके जो दोहरा चरित्र है वो कहां नजर आता है? पीस टीवी पर प्रतिबंध हमने लगाया है कहते हैं, फिर दिग्विजय सिंह जी जाकर उनको शांति दूत कहते हैं। ये कहते हैं अफजल को फांसी हमने दी, फिर अफजल व्यवस्था का मारा था, उसमें कांग्रेस के नेता जाके खड़े होते हैं। ये कहते हैं कि याकूब को फांसी हमने दी, फिर याकूब के नमाज़े जनाजा में इनके नेता जाके खड़े होते हैं। बटाला हाउस इनकाउंटर कहते हैं कि हम इनके दौरे हुकूमत में हुआ, फिर आजमगढ़ से में जाकर आंसू बहाने से लेके श्रीमती सोनिया गांधी जी की आंखों के आंसू उसमें आते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना कि प्रशासनिक आधार पे कुछ और राजनीतिक आधार पर अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए, और इतना ही नहीं, एक समुदाय विशेष के कट्टरवादी तत्वों को प्रश्रय देने का जो काम है, वह इस ढंग का जो कार्य हुआ है वह बहुत घोर निंदनीय है। हम तो साफ कह रहे हैं कि हम ईमानदारी के साथ बगैर किसी पूर्वाग्रह के उपयुक्त और प्रभावी कार्रवाई। अतिकुर रहमान साहब, डर गया जाकिर नाइक? अब जुड़ गए अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ। अब डर गया क्या, क्योंकि इंडिया ही नहीं आना चाहता? जी, इस बात का मुझे भी बड़ा दुख है कि उन्होंने जो पहला बयान दिया था तो उसके अंदर बहुत ही खुलासा उन्होंने किया था कि 11 को आएंगे, 12 को न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर इससे ज्यादा दुख की बात मुझे ये लग रही है, अंजना जी हैं आप? हाँ रहमान साहब जी, मुझे ये इससे बड़ी दुख की बात लग रही है कि अभी तक के, जैसा आपने कहा, कोई एफआईआर भी नहीं हुआ है। 2 महीने पहले मोदी जी हमारे सऊदी के बड़े बड़े जो है ना नेताओं से वहां से मिल के आए हैं, दुबई में मंदिर का उद्घाटन करके आए हैं। क्या इतना डिप्लोमेटिक रिलेशन फेल हो चुका है हमारा? क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे उनको वहीं पर ब्लॉक करने के? सुधांशु जी, वो साउथ अफ्रीका भाग रहे हैं वहां से। देखिए अतिकुर रहमान साहब, डिप्लोमेसी है। यदि हमारे यहाँ केस दर्ज हो गया होता, एफआईआर के साथ केस दर्ज हो गया होता और तब हम सऊदी अरब की सरकार से कोई कार्य नहीं कर पाते, तो आप बात समझ में आना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड त्रिवेदी जी, डिप्लोमेसी में हाँ का मतलब ना होता है, ना का मतलब हाँ होता है। अरे भाई, आप भी इस बात को समझिए। समस्या क्या है कि यदि हम ठोस बेस के साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आप कहेंगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और हम कार्रवाई तेज करेंगे तो आप कहेंगे कि विच हंटिंग हो रही है। एक तरफ ललित मोदी भाग जाता है, ये समझ, दूसरी तरफ अरे ललित मोदी किसके कार्यकाल में भागा? भ्रष्टाचार किया कांग्रेस के रिजीम में, भागे कांग्रेस के रिजीम में, कोर्ट के सारा कांग्रेस के रिजीम में, केस दर्ज हुआ हमारे रिजीम में। फैक्ट के साथ बोलिए ना। पब्लिक मनी पे वहां पर आज ड्रम बजा रहे हैं साउथ अफ्रीका में। कहां कौन सी डिप्लोमेसी खेल रहे हैं? और रही बात इसकी, साउथ अफ्रीका के साथ हम केस दर्ज करके क्या करेंगे वो तो हमारी सरकार बताएगी। मैंने जो प्रश्न पूछा कि एएमयू के बोर्ड के सम्मानित सदस्य बना दिया, आपकी पार्टी के इतने बड़े सीनियर व्यक्ति ने, जो राहुल गांधी जी के सलाहकार माने जाते हैं, उसको जाके शांति दूत कह दिया। इसका उत्तर दीजिए ना। ये तो दोहरा चरित्र, मैंने 4 उदाहरण दिए। अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, आपको अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है कीजिए, लेकिन यही शेम ऑन अगर आप जाकिर नाइक के लिए भी बोलते
जब वो युवाओं को उकसाता है, ऑफ कोर्स मैंने कहा है मैडम, ऑफ कोर्स मैंने कहा है, तब ज्यादा अच्छा रहता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं सर, शेम ऑन हिम, एक ब्रेक के लिए यही से चर्चा आगे लिए चलेंगे। सभी खास मेहमान बने हुए अखिलेश जी आपके पास भी आऊंगी, शायद सिद्दीकी साहब, जावेद आनंद जी। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हल्ला बोल। अब हाथ नहीं आएगा क्या जाकिर नाइक? इसी के साथ जो बड़ा सवाल अब उठकर आ रहा है वो यही कि एक तो वो अफ्रीका भागने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ जो बड़ी खबर इस पूरे मुद्दे पर आ रही है वो ये है कि भड़काऊ भाषणों पर जाकिर ने एक नया बयान दिया है और कहा है कि मैं आतंकवाद का समर्थक नहीं हूं। ये सफाई से देनी पड़ रही है क्योंकि साहब के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर जिसमें वो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका जैसे देश की बुराई करते हुए सही ठहराते हैं। कहते हैं अगर अमेरिका आतंकी है और उसका सामना ओसामा बिन लादेन कर रहा है तो मैं उसके साथ हूं। ढके हुए शब्दों में, ढके हुए अंदाज में आतंकवाद को सही ठहराता। और ये देखिए, ये अंदाज है बयान, देखिए वीडियोस एक से एक, कहीं पर टाई लहराते हुए, कहीं सूट में चलते हुए। पैकेजिंग जबरदस्त है, जैसा कि शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे थे, पैकेजिंग जबरदस्त है और उसी पैकेजिंग के जरिए युवाओं में उन्माद और नफरत बोता है ये शख्स। और अब जबकि जांच एजेंसियां जाल बिछाए बैठी थी, उसने भारत आने का प्लान ही बदल दिया। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। साहिल, एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश है कि मैं आतंकवाद का समर्थक नहीं, और इसी के साथ क्या अफ्रीका भागने की अब तैयारी है? देखिए, जाकिर नाइक का ये स्टेटमेंट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जो शब्द उसमें हम अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पे चला रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता, ये बोल्ड में लिखे गए, इंग्लिश में ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें बोल्ड में लिखा गया है कि आई डू नॉट सपोर्ट टेररिज्म और वायलेंस, मैं किसी भी आतंकी घटनाओं का और वायलेंस का सपोर्ट नहीं करता। उसके साथ ही बोल्ड शब्दों में यह भी लिखा गया है कि आई स्ट्रांगली कंडेम एनीवन टेकिंग माय स्टेटमेंट आउट ऑफ कंटेक्स्ट एंड यूजिंग इट फॉर वायलेंस ऑफ एनी फॉर्म। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बयानों का इस्तेमाल कर अगर कोई वायलेंस का रास्ता अपनाता है तो वो गलत होगा और वो उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये बात जरूर देखनी होगी कि आज उनकी तरफ से ये प्लान बनाया गया था कि वो मुंबई लौटेंगे और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस पर उनकी ये सफाई है कि मीडिया ट्रायल चल रहा है उनके खिलाफ और इसके चलते उन्हें नहीं लगता कि मुंबई आकर इसके बारे में बयान देने से कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए वो इसके पहले जो उनका प्रोग्राम था, प्री डिसाइडेड प्रोग्राम, उनका कहना है कि जिसके मुताबिक वो अफ्रीका जा रहे हैं और उसके बाद दुबई चले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बयान देकर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसको वो पूरा सपोर्ट करेंगे। वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त तक उनके पास किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने संपर्क नहीं किया है, ना ही सरकार की तरफ से उनको संपर्क किया गया है कि उनसे पूछताछ की जाएगी और उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। इस पर कोई सवाल उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, जिसके चलते ये बयान वो आखिरकार दे रहे हैं, ये वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि वो बार बार साफ करने में लगे हुए हैं कि वो किसी भी तरीके से आतंकी घटनाओं का, आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। पलटना भी एक हुनर है और उस हुनर में भी माहिर दिखते हैं जाकिर नाइक। शुक्रिया आपका साहिल जोशी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, क्योंकि वो वीडियोस जो यूट्यूब पर मौजूद है, वो वीडियोस जो पीस टीवी के जरिए उन्होंने दर्शकों तक, युवाओं तक पहुंचाए हैं, वो साफ बता रहे हैं कि वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वो ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। और अब जबकि कानून का शिकंजा कस रहा है तो मीडिया ट्रायल ये बहाना बनाकर खुद विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस पैकेजिंग की बात हो रही थी, उन सवालों की बात हो रही थी जिसके जरिए ये मुद्दा कि क्या, एक बार फिर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और लोगों का कहना है कि क्या ये अन्य लोगों की तरह जो दूसरे देशों में जाके बैठ जाते हैं उनकी तरह बैठ जाएंगे? हाँ सर बताइए, क्योंकि आप ही के वक्त में फला फूला था जाकिर नाइक। आज चाहे आप जितना भी थोप दें इनके सर पे, लेकिन ये एक सच्चाई है कि फला फूला था इसका पूरा ये नफरत का कारोबार आप ही के समय में। कोई भी किसी के माथे पर जब तक दिख न जाए, पता न जाए कि वो क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियां नहीं हो पता लगे, तब तक हर किसी को इस देश में फलने फूलने का अधिकार है। लेकिन जब पता लग गया या वो चीज हरकत कर रहा है तो सरकार क्या कर रही थी? हम तो ये कह रहे हैं, वो इस देश का नागरिक है ना। टीवी को आपने बैन किया था ना सर, आप बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अखिलेश जी। एक सेकंड सर, नहीं, आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। पीस टीवी को आपने बैन किया तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी एजेंसियों को पता नहीं था, पता था तभी तो बैन किया ना। लेकिन इस शख्स को जिंदा रहने दिया, को बैन किया, इसलिए बैन किया जो टेलीकास्टिंग के जो नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट था वो, और नेट के जरिए, भाषणों के जरिए क्या कर रहा है, जिसका आज किस तरह से असर पड़ रहा है, ये 2 सालों में क्या कर रही थी सरकार?
हमने तो पीस टीवी को बैन किया, ये तो जो भाग गया नोटिस आने के बाद उसको FIR तक नहीं लिखा रहे, पकड़ तक नहीं रहे। देखिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, बड़े थोड़ा सा समय दे दीजिएगा अंजना जी। 2 बातें यहाँ पे उभर के आई, एक बात आई पैकेजिंग की और दूसरी बात आई शब्दों से खेलने की। इसका मारा तो आज देश भी है, इसी पैकेजिंग और शब्दों के खेलने से तो देश भी त्रस्त है आज। दूसरी बात निकल के सामने आई कि हमारा कानून काम करेगा। अरे भाई आपका कानून, अगर एक लड़का गुजरात में धरना प्रदर्शन करता है तो तुरंत उस पर राष्ट्रद्रोह लग जाता है, अभी तक उसकी जमानत नहीं होती है। एक विधायक के ऊपर वो मुकदमे लगते हैं दिल्ली के कि जिसमें अरेस्टिंग नेसेसरी नहीं है, 7 साल से कम की सजा है, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिनट भर में आप अरेस्ट कर लेते हैं। और एक व्यक्ति जिसपे पूरी देश की नजर है कि सरकार क्या कर रही है, उस पर सरकार खामोश है। क्योंकि वो माल्या जी इस देश से सुप्रीम कोर्ट में माल्या भाग न जाएं, इसकी रिट चल रही है। अब माल्या जी देश के शीर्ष नेताओं से मिलकर विदेश चले गए और सरकार कह रही हम क्या करें। तो ये है सरकार का चरित्र, ये इनसे भी मिली होगी, देखिएगा एक दिन खुलासा होगा। इनके केंद्रीय मंत्री इनके साथ वेंचर डिनर में मिलेंगे कहीं पे विदेश में, मानवता के नाते, एक संवेदना के नाते, बीमारी का बहाना बता करके मिलेंगे ये लोग और कहेंगे कि हाँ बताना मत भारत को, क्योंकि ये चुपके से हम तुम्हें ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने जो दिया था छोटे मोदी जी को, ललित मोदी जी को। अखिलेश जी, हमारी सरकार का चरित्र और क्षमता तो यही दिखा दिया मैंने दोनों दिखाया, उदाहरण दिया आपको। अब मुझे बोलने दो, 2 उदाहरण दिए मैंने आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के ले गए थे जिसपे 7 साल से कम की सजा को सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इन रेयर केस। और दूसरा को गुजरात सुनाया मैंने, वहां पे और दर्जनों और गिना सकता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल सकता हूं अखिलेश, आप देखें खुद वहां के राष्ट्रपति हमारे देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं पाकिस्तान के, और आपके शीर्ष नेतृत्व के लोग खामोश हैं, वो दूसरे लोग बयान दे रहे हैं। सर अब आपका नेतृत्व कहाँ है, कहाँ गया सर लाने वाले और ताल ठोक करके 56 इंच वाले आंखों में आंख मिलाने वाले, क्यों नहीं बोलते हैं वो, क्यों नहीं बोलते हैं? अखिलेश जी अब जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए, मेहमानों के पास जाना है। सुधांशु जी देखिए अखिलेश जी, हमारी सरकार की जो क्षमता है, हमारी सरकार का जो चरित्र है, वो तो यहीं दिख रहा है। वो शख्स जो आपके जमाने में दहाड़ता था आज घबराता हुआ दिख रहा। अभी तो कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है, अभी सिर्फ जांच चल रही है इतने से। वो शख्स जो उस दौर में आतंकवाद की उकसाने वाली तीखी भाषा बोल रहा था, अभी वीडियो दिखाया गया, क्या बोल रहे हैं, पिछले 3 वीडियो क्या बोल रहे हैं। तो सरकार के आने का जो इकबाल है, प्रूफ दो, वो क्या दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश जी आप बोल रहे थे, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अंजना जी आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए ये ज्ञानवर्धक दवाइयां जो है बाबा रामदेव को बेचने दीजिए। अखिलेश आपको ज्ञानवर्धक दवाई भी देता हूं, आप कर क्या रहे हैं, कदम क्या उठाया आपने? ठीक है, 8-9 पॉइंट गिनाए हैं, आप उस पर कदम बताइए। अरे अभी तो कदम शुरू ही नहीं हुआ, मैंने उसका आगाज बता दिया है। अभी तो जब रात है इतनी मत वाली, तो सुबह का आलम क्या होगा पहले आप समझ लीजिए। हमने तो कहा कि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही दिखाई पड़ने लगा कि किस ढंग से वो चीजें बदल रही है जो आपके नसीब में थी। और दूसरी बात अखिलेश जी, आपने ये कहा था कि भाई बड़ी संवेदना नजर आएगी, अभी देखिएगा ये बात कर लेंगे, ये तो आपकी कल्पना से उपजा हुआ है। क्योंकि आपको तो कितनी संवेदनाएं थी, जिसको देश भगोड़ा ढूंढ रहा है, ममताएं थी आतंकवादियों के मिनिस्टर बैठ रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वापस अरे भाई ये क्या तरीका है अंजना जी, लगातार बोलते रहेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, कराइए तो मैं बोलूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी देखिए सर, फिर ऐसे पूरा डिबेट का वक्त निकल जाता है। आपने अपने बिंदु रखे हैं, टू द पॉइंट जवाब दिया टू द पॉइंट जवाब ही दे रहे हैं। बाबा रामदेव की तरफ से ना बांटे। एक सेकंड ये गलत है। सरकार में सरकार से अपेक्षा है कि वो टू द पॉइंट अपने कदमों को जवाब आप खत्म कर दे। आपसे निवेदन है सर, प्लीज एक बार में एक शख्स बोले। सुधांशु त्रिवेदी जी। हाँ अखिलेश जी, मैंने तो बता दिया कि हमारी तो अभी कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई है, हमारी सिर्फ जांच शुरू हुई है। उसके आगाज से जो कार्रवाई पड़ रहा है वो दिखने लगा। और मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि अभी तो हम लोग कहीं जाके बात कर लेंगे मानवता के नाम पे, तो जितनी मानवता और ममता आपके जमाने में आतंकवादियों पे नजर आई है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी किसने कहा? आपके नेताओं ने। हाफिज सईद को हाफिज साहब किसने कहा? आपके नेताओं ने।
अफजल को अफजल जी किसने कहा? आपके नेताओं ने। इशरत को बेटी किसने कहा? आपके नेताओं ने। और आपकी सरकार थी और आपके नेता दिग्विजय सिंह जी मुंबई में जाके पुस्तक का विमोचन करते हैं जो कहती है 26/11 उस समय दहाड़ते थे। अंजना जी मैं क्या कहूँ, तकनीकी कार्रवाई है और सरकार पूरी तैयारी अगर आतंकवाद पे राजनीति होती रहेगी, आतंकवाद इसलिए बढ़ा है इस देश में कि उसमें सिर्फ राजनीति होती है, हर चीज पर राजनीति होती है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी राजनीति होती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर जब देश का सवाल उठता है उस वक्त राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोर करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं और कोई ईमानदारी से इन चीजों में करना चाहिए, इसमें सबको एक राय होना चाहिए। इसमें हम क्या बोले, हम लोग नहीं बोल सकते। अतिकुर रहमान साहब प्लीज रुक जाइए सर, मैंने आपसे निवेदन किया है एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, ये बहुत गलत है। बहस में आप ना अपनी बात सुन पाते हैं फिर ना दूसरे की सुन पाते हैं। जल्दी से शायद सिद्दीकी जी, रहमान साहब जब आपका नाम लूं सवाल पूछूं तभी बोले प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है सर। शायद सिद्दीकी देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर चीज पे राजनीति करना देश के समाज के हित में नहीं होता, लेकिन इस देश का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हम लोग हर चीज पे राजनीति करते हैं। इस वक्त भी ये राजनीति हो रही है, चाहे अबू आसिम साहब बोल रहे हों, चाहे बीजेपी के लोग बोल रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। देखिए, जो मैंने बात कही थी कि ये जो कहते हैं, आपको कोई एक पॉइंट नहीं पकड़ पाएंगे आप जाकिर नायक का कि उन्होंने ये कहा खतरनाक, वो बात को घुमा के कहते हैं, लेकिन उनकी जो लॉजिक है वो खतरनाक है। इसलिए उससे कानूनी लड़ाई तो होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए मैं, लेकिन साथ में मेरा मानना यह है कि हमारे उलमा को, मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनको और तमाम लोगों को आगे आकर आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि नुकसान मुसलमानों को होता है सबसे ज्यादा इस तरह की बातों से। देश का भी होता है और मुसलमान का भी होता है। छोटे से ब्रेक के बाद जरूरी ये है कि हम राजनीति से ऊपर उठे, एक स्वर में कम से कम आतंकवाद जैसे मुद्दे पर बोले, और अगर वाकई एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए रोड मैप क्या हो सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सभी मेहमानों के पास आएंगे ब्रेक के बाद, और आपका सवाल भी हल्ला बोल में ब्रेक के बाद। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच एक और सवाल अपने दर्शकों की तरफ से ले लेती हूं, क्योंकि कई सारे सवाल दर्शकों की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त कुछ बड़े पत्रकारों का लाडला जेएनयू अफजल प्रेमी, उनका कहना है कि जब जेएनयू में ऐसा कुछ होता है तब आप लोग फौरन कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आपने स्टूडेंट्स के खिलाफ भी देशद्रोह, लेकिन एफआईआर जो दर्ज नहीं हुई है उस पर सुधांशु त्रिवेदी जी का। लेकिन आखिरी जवाब मैं आपसे लूंगी। मैं चाहती हूं कि अतिकुर रहमान साहब आप और जावेद आनंद जी अपनी बात कह लें। अतिकुर रहमान साहब। अंजना जी, ये बात साबित होती जा रही है कि हमारे नेता टेररिज्म से डील करने में विफल हो चुके हैं। इन लोगों को बिल्कुल सीट पे से हटा दीजिए। मैं एज एन इंडियन सिटीजन ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेके पीआईएल फाइल करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जाकिर नायक को टारगेट करना चाहते हैं या गवर्नमेंट को? आपकी नीयत तो खुद लग रहा है गड़बड़ है। इट्स अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्लॉक हिम इन सऊदी अरेबिया। जाकिर नायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? यस। तो आप ये कहिए, चुनी हुई सरकार को डिप्लोमेसी फेल हुई है। पूरी दुनिया में ये पब्लिक मनी पे क्यों घूमते फिर रहे हैं इनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री? जावेद आनंद जी। जी, मुझे 3-4 बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि जहां तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर आतंकवाद में कहीं ना कहीं जुड़े होना या किसी को प्रोत्साहित करना ये साबित हो सकेगा नहीं, मुझे पता नहीं। पर इतनी बात जरूर है कि ये जो हमारे हेट स्पीच जिसको कहते हैं कि दो धर्म के बीच के लोगों में जो है तो अशांति पैदा करना, डिस्कॉर्ड पैदा करना, इसके खिलाफ सेक्शन 153A वगैरह वगैरह इंडियन पीनल कोड में मौजूद है। और मुझे लगता है जैसे शाहिद सिद्दीकी साहब ने कहा था कि हमें जो है तो आप भी अगर मगर पर उतर गए जावेद आनंद जी, एक शब्दों में ही जो आप भी आतंकवाद के मुद्दे पर अगर मगर में अटक गए। आप जैसे लोग ही जो आपने शुरू में कहा था सर कि आतंकवाद पर उसके बयान बहुत आपत्तिजनक हैं, और अब आप खुद अगर मगर पे पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक भावना भड़काने का मुद्दा। नहीं, इसने तो सीधे कहा है सर। आप मुझसे जो कहलवाना चाहते हैं वो मैं नहीं कहूंगा। आप मेरे शब्दों को प्लीज मत मरोड़िए। मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने कहा था
मैंने कहा था कि वो शब्दों से खिलवाड़ कर रहे हैं और वो खतरनाक काम है। ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? उसामा बिन लादेन की बड़ाई की थी नहीं की थी? उसामा बिन लादेन की बड़ाई की थी नहीं की थी? उसामा बिन लादेन की बड़ाई की थी नहीं की थी? हाँ या ना? सवाल उसामा बिन लादेन की बड़ाई की थी नहीं की थी? बिल्कुल मैंने हाँ कहा था। बिल्कुल। और आतंकवाद पर उसने कहा था कि हर अमेरिका से लड़ाई करना है कि उन्होंने इस अमेरिका पे लड़ाई करना अगर जरूरी है तो उसके लिए हर मुस्लिम को आतंकी बनना चाहिए, ये भी उसने कहा है। फाइटिंग द टेररिस्ट उन्होंने जी बिल्कुल कहा था। और मैंने उसमें कहा था कि अगर वो ऐसा है तो वो शब्दों से खिलवाड़ कर रहे थे, वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे थे। और उसके बारे में क्या है उनसे पूछताछ जरूर की जानी चाहिए। शायद सिद्दीकी जी कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ जी, अपनी बात पूरी कर लें। के लिए उनके खिलाफ बहुत सारी बातें हैं जो जरूर करना चाहिए। हाँ, शायद सिद्दीकी जी कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। देखिए इस मुल्क में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है कि हमारे नौजवानों को उकसाने की और बहकाने की कोशिश हो रही है। इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों को मैं सलाम करता हूं कि आज तक वो प्रभावित नहीं हुए और सारी दुनिया में आतंकवाद फैला है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसका विरोध किया है। लेकिन इससे लड़ने के लिए हमें इन जैसे लोगों को रोकना पड़ेगा, इन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। एफआईआर से शुरू करेंगे सुधांशु जी। निकालने होंगे। मैं इस बात से सहमत हूं आनंद जी कि इस पे सीधी एफआईआर नहीं बनती है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए कानूनी तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। सुधांशु जी, ये कह दो कि सिर्फ एफआईआर कर दो, उससे काम नहीं बनेगा। सुधांशु जी जल्दी से छोटा सा। देखिए आज ही वो आने वाला था, आज वो आए नहीं और आज ही लोग चढ़ चढ़ कर कैसे बोल रहे हैं एफआईआर कर देते, अभी करे तो कहेंगे मौका भी नहीं दिया अपनी बात कहने का और कार्रवाई कर दी। इसलिए मैंने कहा कि मैं यहां पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा हूं, सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। तकनीकी आधार पर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके रुख में और शैली में जो बदलाव दिख रहा है और वो दर्शा रहा है कि जब यहां आएंगे तो उनको सच के साथ रूबरू होना पड़ेगा। हमारी सरकार इस मामले में पूरी ईमानदारी। आपका ये इरादा वाकई हकीकत में सच साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि अगर जाकिर नाइक खुलकर लोगों को उकसाता रहा है, उन्माद पैदा करता रहा है, तो कार्रवाई से क्यों पीछे अब तक? आप देखते रहिए आज तक।